आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने पिछले टर्न पे आपको केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया था, जो कि PYQ बेस्ड था, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में आपका जो कि बहुत हेल्प करेगा, और इसलिए आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, साथ दीजिए। और ये हमारा जीएस लॉगी चैनल है, इसको भी मत भूलिएगा। यदि आप इसको भूलेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो भी भूल जाएंगे, और एग्जाम आप जब देने जाएंगे तो हो सकता है वहां पर आपको याद ना आए। इसलिए जीएस लॉगी का चैनल को मत भूलिएगा, ताकि आपको ये जो भी पढ़ाया जा रहा है वो भी याद रहे और आप एग्जाम को अच्छे से तरीके से क्रैक कर सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। आइसो, आइसो जो शब्द है इसका मतलब होता है सेम, अर्थात समान। समान यहां पर समदाबिक की बात कर रहा है, समावयवी की बात कर रहा है, समन्यूट्रॉनिक की बात कह रहा है, समस्थानिक। आइसोबार, आइसोबार का मतलब जिसमें दाब समान हो। आइसोमर का मतलब जिसमें परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु सूत्र अर्थात अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। आइसोटोप जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, कहलाते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टेट एग्जाम में यूपी, पीसीएस, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एग्जामों में आपका पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक जिनका, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको हमने बताया समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। जैसे कोई हमारा तत्व है जिसका चिन्ह हमारा X है, यहां पर ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया और A हमारा द्रव्यमान संख्या हो गया। तो समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में ए में परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ये भी नहीं है। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी, अर्थात परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन C6 12, कार्बन C6 13, कार्बन C6 14, 14। परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा 17 क्वेश्चन के लिए? बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। लास्ट ऑप्शन, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो जैसा इसमें क्या है आपका, प्रोटॉन की संख्या वही होगा परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो आइसोटोप ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होता है। प्रोटॉनों की संख्या वही होने का मतलब परमाणु क्रमांक हमारा वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्योंकि द्रव्यमान संख्या हमारा भिन्न होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जैसे उदाहरण देखिए, कार्बन C6 13, कार्बन C6
14। दोनों कार्बन के ही समस्थानिक हैं। यहां पर प्रोटॉन की संख्या 6 है, यहां भी प्रोटॉन की संख्या 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 13 माइनस 6 आपका 7 आएगा, 7 आएगा। 14 माइनस 6 8 आएगा, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, और समान, और तत्व का चिन्ह हमारा X है, Z हमारा परमाणु क्रमांक को बताता है, A हमारा द्रव्यमान संख्या को बताता है। तो आपका फॉर्मूला बनता है A इज इक्वल टू Z प्लस N, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं, जैसा कि आइए चेक करते हैं ऑप्शन। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। यहां पर कितने न्यूट्रॉन होंगे? 6। 14 में 7 गए 7, 16 में से 8 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 14 में से 7 गए 7, 18 में से 8 गए 10, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 7 7, 16 माइनस 8 8, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान किसमें है? आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी ए में, बी में, सी में, सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, परंतु डी ऑप्शन में न्यूट्रॉनों की संख्या सभी में समान है, जो कि कुल आपके 8 संख्या, 8 इलेक्ट्रॉन आपके सभी कार्बन C614 में भी उपस्थित हैं, 7 9 N15 में भी उपस्थित हैं, 8O16 में भी उपस्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी, जो भी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक लगभग 82 से अधिक होता है, वे तत्व आपके रेडियो धर्मी कहलाते हैं। रेडियो एक्टिविटी उसमें पाई जाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के आपके विकिरण को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनके परमाणु जो भी नाभिक होते हैं वो अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के विकिरण को उत्पन्न करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, जैसा कि ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर से, सेस्मोमीटर से, अमीटर से। आपने बेसिक क्लास में भी पढ़ा होगा अमीटर, जो कि एम्पियर, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, धारा को मापता है। सेस्मोमीटर, सेस्मोमीटर आपको अर्थक्वेक की तीव्रता मतलब भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है गाइगर काउंटर से, ये आपको हो सकता ना मालूम हो, गाइगर काउंटर का ही उपयोग रेडियो एक्टिविटी मापने के लिए किया जाता है। और जैसा कि पहला ऑप्शन आपको दिया है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे? ऑप्शन नंबर बी, गाइगर काउंटर से। सेस्मोमीटर अर्थक्वेक की तीव्रता को नापता है, अमीटर धारा को मापता है, हाइड्रोमीटर हमारा किसको मापता है? घनत्व को मापता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, गाइगर काउंटर से मापन किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। जैसा कि आप जानते हैं परमाणु क्या होता है? परमाणु हमारा द्रव्य की बहुत ही अति सूक्ष्म एक छोटी इकाई होती है, जिससे कि हमारा द्रव्य मिलकर बना होता है। ये जो द्रव्य का जो मूल कण होता है, जो कि कण शब्द हमारे कणाद ऋषि ने दिया था, लेकिन बाद में जॉन डाल्टन ने इसे ही परमाणु कहा था। और परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और एटम का मतलब होता है, एटोमॉस से बना है,
जिसका अर्थ होता है अनडिविजिबल, अनकटेबल, अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बहुत पहले कहा गया था, लेकिन बाद में आपके विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल आए जिसमें यह बताया गया कि आपका परमाणु हमारा विभाजित होता है, अर्थात इनको हम विभाजित कर सकते हैं मूल कणों में, जिसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें परमाणु क्या होता है बहुत दिखाई नहीं देता, खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से भी देखने में, बहुत अति हाई माइक्रोस्कोप से देखने पर ये बहुत ज्यादा ब्लड आपको दिखता है, और वो भी कैसे दिखता है, आपका स्फेरिकल दिखता है, और स्फेरिकल दिखता है परमाणु, और बीच में हमारा क्या माना जाता है, नाभिक। ये हम परमाणु को नहीं देख सकते, तो कैसे आप बताइए हम नाभिक को देख सकते हैं। केमिस्ट्री लगभग हमारा हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब वेल एक्सपेरिमेंट होता है, जिसे माना जाता है, इसलिए हम लोग रसायन को हाइपोथेटिकल बोलते हैं। तो अर्थात परमाणु को नहीं देख सकते, नाभिक को कैसे देख सकते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल है, माना गया है, और इसके आकार को पूछ रहा है। तो नाभिक के आकार की कोट निम्नलिखित होती है 10 के घात -15, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मीटर होना चाहिए, 10 के घात -12 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, NOT नन ऑफ दीज। तो परमाणु का जो आकार होता है वो लगभग हम लोग एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, लेकिन नाभिक का आकार, जो नाभिक का आकार होता है वो हमारा 10 की पावर -15 मीटर होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में विकिरण प्रकार में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सबसे पूछ रहा है किसमें, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आपका सबसे ज्यादा एक्सरे में ऊर्जा में होती, एक्सरे विकिरण में होती है, जो कि और भी प्रकार के हैं। दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण का मतलब होता है या किरणें कहिए या विकिरणें कहिए, ऐसी किरणें जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। आप, ये हमारा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, आप कोई भी वस्तुओं को देख पाते हैं, वो किस किरणों के कारण होता है, दृश्य किरणों के कारण होता है, जिसकी वजह से आप देख पाते हैं। एक्स किरणों का प्रयोग फोटोग्राफी और विभिन्न आपके जो है अस्पतालों में शरीर के आंतरिक संरचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, वो हमारा होता है एक्स रे में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 आपको पता होगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हमारा जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, क्योंकि यह जो है गामा विकिरणों को या गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से कोबाल्ट 60 का ही प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपने सुना होगा एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जो कि प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। और विद्युत उत्पादन के लिए आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, या लोहा का प्रयोग किया जाता है, या तांबा का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन जो हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरेनियम होगा। क्यों? क्योंकि यूरेनियम हमारा एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि विभिन्न प्रकार के विकिरणों को उत्पन्न करता है, और जो कि अस्थायी तत्व होता है या टूटकर छोटे छोटे परमाणु के नाभिकों में वो उत्पन्न हो जाता है, और बहुत ज्यादा में ह्यूज अमाउंट में क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसलिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या हो जाता है ऑप्शन यूरेनियम। लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता है, एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूरेनियम 235 का प्रयोग हमारा जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20
5। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपसे पूछा है विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है और टेलीफोन की का खोज ग्राहम बेल ने की थी। जैसा कि आप जानते हैं टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन की खोज आपका जो है ग्राहम बेल ने ही किया है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? सही है। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यदि सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही है। किसी परमाणु के, बी ऑप्शन, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक का टूटना, बड़े परमाणु का नाभिक छोटे छोटे परमाणु नाभिकों में टूट जाता है तो इसको क्या कहते हैं? नाभिक का अपघटन कहते हैं। एक तरीके से आपको हमने पिछले क्लास में बताया था, दो प्रक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय अपघटन होता है और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय अपघटन का मतलब परमाणु का नाभिक हमारा छोटे छोटे परमाणु के नाभिकों में आपका टूट जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे परमाणु के नाभिक आपस में जुड़कर बड़े परमाणु का नाभिक का बनाता है। तो क्या पूछा, क्या दिया इसमें? किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है? नहीं, नाभिक का टूटना मतलब नाभिकीय विघटन कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। फ्यूजन मतलब जोड़ना होता है। यहाँ पर नाभिक का जोड़ना दिया होता तो ये ऑप्शन सही होता है। इसका मतलब आपका यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी विकास, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा ही प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमारा 25? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है मित्रों? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। क्या होता है एटम बम का सिद्धांत? जैसे अभी हमने आपको बताया कि नाभिक का टूटना और नाभिक का जुड़ना। नाभिक का टूटने का मतलब आपका बड़ा परमाणु होगा, उसका नाभिक जो होगा वो दो परमाणुओं के छोटे नाभिकों में अपघटित हो जाता है। जबकि हमारा क्या होता है? संलयन। संलयन का मतलब छोटे छोटे परमाणु के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहाँ पर एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है तो नाभिकीय विघटन। तो एटम बम में जो सिद्धांत प्रतिपादित होता है, जो लागू होता है, जिसमें हमारा विखंडन प्रक्रिया होती है, टूटता है, बड़े बड़े परमाणु हमारे छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, जिसे हम लोग विखंडन कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर हमारा एटम बम क्या होता है? आधारित होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्या है साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का विधि होता है, एक तरीका होता है, जिसमें किसी भी कण को, किसी भी नहीं कह सकते, कुछ विशेष कण को, कुछ विशेष कण को क्या किया जाता है? बहुत त्वरित स्पीड से, बहुत ही हाई स्पीड से कह सकते हैं, बहुत सी उच्च त्वरण से क्या किया जाता है? उसको घुमाया जाता है। तो यहां पर पूछा है कौन सा वह कण है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन में न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है? नहीं। प्रोटॉन को किया जाता है? हाँ। परमाणु, परमाणु को क्या करना है? बड़ी तेजी के साथ घुमाना है। तो यहाँ पर आयन, आयन भी नहीं है, परमाणु भी नहीं है। तो साइक्लोट्रॉन में बहुत तेजी से त्वरित करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है? बी। याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का मतलब साइक्लो और प्लस एक तरीके से लोट्रॉन। लोट्रॉन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, लो आ रहा है यहाँ पर, ओ मतलब एक तरीके से प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। तो याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन में किसको उच्च
त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये हमारा होता है प्रोटॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन, ना ही न्यूट्रॉन, ना ही आयन। तो याद रखिएगा पी फॉर प्रोटॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। यहां पर आपसे पूछा है कौन सा ऊर्जा स्रोत में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। पर्यावरण अनुकूल मतलब, इसका मतलब जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, पर्यावरण के हिसाब से हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो। जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारत सरकार भी आज पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है, जैसे जिसमें वो विभिन्न प्रकार को बिजली का भी उत्पादन कर रहा है। आप आज के समय में देख रहे हैं बहुत ज्यादा भारत सरकार हमारा सोलर पैनलों पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बिजली मुफ्त दे रहा है, आपको उसके नाम पे सब्सिडी दे रहा है। तो आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप यदि सौर सेल का प्रयोग करेंगे जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन, वैद्युत धारा आप प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और जो कि हमारा क्या होगा, सर्वोत्तम पर्यावरण के क्या होगा, अनुकूल होगा। पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद अगर आप जलाते हैं तो बहुत ज्यादा में प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। नाभिकीय विखंडन करते हैं तो भी आपका उत्सर्जन होता है। वन उत्पाद को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं तो बहुत ज्यादा में प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, सौर सेल हो जाता है। तो सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल जो है हमारा वो किसके लिए है, सौर सेल के लिए है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, समृद्ध यूरेनियम होता है, समृद्ध यूरेनियम होता है। समृद्ध क्या मतलब होता है, समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है इनरिच, इनरिच का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब जो भी परमाणु है उसको क्या करना है, एक तरीके से उसकी क्षमता को, उसके आकार को बढ़ाना कहते हैं। इनरिच, समृद्ध, तो विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें। तो याद रखिएगा समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है बढ़ाना, तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 को क्या किया जाता है, आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए चलते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन बम, लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम हमारा जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, विखंडन, नाभिकीय एक विखंडन होता है और एक होता है नाभिकीय, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का मतलब बड़ा परमाणु का नाभिक छोटे छोटे परमाणु के नाभिकों में अपघटित हो जाता है, जबकि संलयन का मतलब, संलयन का मतलब छोटे छोटे परमाणु के नाभिक आपस में जुड़कर बड़े परमाणु के नाभिक की संरचना करते हैं। और यहाँ पर जो भी चाहे विखंडन अभिक्रिया हो चाहे संलयन अभिक्रिया हो, एक तरीके से देखा जाए एक नियंत्रित होती है और दूसरा क्या होता है, अनियंत्रित होता है, अर्थात एक कंट्रोल होता है और एक अनकंट्रोल होता है। तो हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम होता है हमारा, वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। किस पर, अनियंत्रित, अनियंत्रित अनकंट्रोल संलयन अभिक्रिया होता है, जिसमें अनकंट्रोल होगा और आपका संलयन अभिक्रिया होगी, अर्थात छोटे छोटे परमाणु नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े परमाणु नाभिक की संरचना निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर निर्धारित होता है। तो मित्रों आज तक हमने आपको यहां तक आपको डिस्कस किया है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत ही आने वाले यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम और एआरओ में अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। और इसे आप रिवीजन करना ना भूलें, मौज मस्ती के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और साथ ही साथ
हमारे इस जीएस लॉगी चैनल को भूलना आप मत करिएगा। यदि जीएस लॉगी चैनल को आप भूल जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा पढ़ा हुआ आप भूल जाएंगे, और पढ़ा हुआ जब भूल जाएंगे तो आपको कंपटीशन में आप भूल जाएंगे, आप टिक नहीं कर पाएंगे, आपको याद नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आप असफल हो सकते हैं। तो आपको यदि सफल होना है तो आपको हमारा साथ देना होगा और हमारे इस जीएस लॉगी चैनल को याद रखना होगा। जय हिंद दोस्तों।